नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत संसद टीवी के शक्ति कॉन्क्लेव में। और कई बार ऐसा होता है कि भावनाएं अथाह होती हैं और उसको व्यक्त करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। शायद आज मेरे साथ ऐसा ही है, क्योंकि मैं ऐसी 3 शख्सियतों के साथ इस मंच पे मौजूद हूँ जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने जिसे जिया है उसे जीना हम सभी की ख्वाहिश है। मैं चाहूँगी आप सभी का परिचय कराना अपने शब्दों के माध्यम से, संक्षिप्त परिचय, और अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश कि सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं श्री मित्र पंत जी, उनके बारे में जो हमने ऑडियो विजुअल बनाया है उसको प्ले करें। मित्र पंत जी एक सच्चे आध्यात्मिक परिवर्तनकर्ता जिन्होंने जीवन समर्पित किया है प्रेम अवतार मैत्री दादा श्री जी की शिक्षाओं के प्रचार हेतु। पंत जी मैत्री दादा श्री जी के प्रत्यक्ष शिष्य, मैत्री बोध परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थापित इंटरनेशनल स्पिरिचुअल काउंसिल के ट्रस्टी हैं। विश्व भर में युवाओं, कॉरपोरेट लीडर्स और समुदायों को प्रेम, मैत्री और शांति की यात्रा पर ले जाकर आपने लोगों को उनके भीतर की शक्ति से परिचित कराया है। संसद टीवी के श्री शक्ति कॉन्क्लेव में हम आपका अभिनंदन करते हैं। और अब हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता जी, उनके बारे में दरअसल उनका जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब आप उनको सुनेंगे तो इस चीज़ को महसूस करेंगे और इन्हें पाएंगे। मैं चाहूँगी उनके लिए जो ऑडियो विजुअल है उसे प्ले करें। डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता भारत की अग्रणी कार्डियोलॉजिस्ट, जीबी पंत अस्पताल में डायरेक्टर, प्रोफेसर और सांसदों के विश्वस्त चिकित्सक। लेकिन उनका परिचय केवल एक विशेषज्ञ चिकित्सक का नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय को जीने वाले एक पथ प्रदर्शक का है। एक ऐसे चिकित्सक का जो धड़कनों में जीवन का संदेश और मौन में मनोबल की शक्ति को पढ़ते हैं। एक ऐसे चिकित्सक का जो नाड़ी ही नहीं नियति पढ़ते हैं, जो स्पंदन ही नहीं संवेदना को समझते हैं। उनकी चिकित्सा पद्धति केवल दवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा तक विस्तार पाती है। संसद टीवी के श्री शक्ति कॉन्क्लेव में हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इस मंच पे मेरे साथ मौजूद हैं साक्षात शक्ति। जी हाँ, श्रीमती सुमन अरोरा जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रही हैं लोकसभा में और ऑथर है 2 महत्वपूर्ण किताबों की। इनका प्रशासनिक अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता का जो इनका रुझान है वो मैं चाहूँगी इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से इसके परिचय में आप देखें। श्रीमती सुमन अरोड़ा जी लोकसभा सचिवालय की फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी, 34 वर्षों से अधिक का संसदीय अनुभव, हार्वर्ड सर्टिफाइड पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट और 2 विख्यात पुस्तकों की लेखिका। आपके विचारों में आध्यात्मिकता, प्रशासन और मानसिक स्वास्थ्य का दुर्लभ समन्वय है। आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की संस्कृति और संवेदनशीलता का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया है। एक ऐसी हस्ती जिनकी वाणी में अनुभव की गरिमा है, दृष्टिकोण में विचारों का उजास और उपस्थिति में शक्ति की सौम्यता। संसद टीवी श्री शक्ति कॉन्क्लेव में हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। तो आइए इस परिचय के साथ आज मैं, आप, हमारे इन तीनों विशिष्ट मेहमानों के साथ चलेंगे एक विचार यात्रा पर। एक ऐसी विचार यात्रा जो हमें हमसे हमारा परिचय कराती है। जी हाँ, हम खोज करेंगे उस मूल शक्ति की जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। लेकिन तरीका क्या है, कैसे खुद को खुद से खोजें,
एम्पावरमेंट तो बहुत दूर की बात है, खुद को जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एम्पावरमेंट उससे जुड़ा है। शुरुआत करना चाहूँगी श्री मित्र पंत जी आपसे। जब भी हम किसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उस सब्जेक्ट का जो की वर्ड है उसे समझना पहले बहुत ज़रूरी है। बहुत मिसकंसेप्शन है स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर कि आध्यात्मिकता दरअसल है क्या। बहुत से लोग योग करने को आध्यात्मिकता समझते हैं या सिर्फ पूजा पाठ को आध्यात्मिकता समझते हैं। मैं चाहूँगी आप अपने अनुभव से और जिस तरीके से आप विदेशों में और पूरे देश में इसका प्रचार कर रही हैं प्रेम के ज़रिए, क्या है आध्यात्मिकता? सबसे पहले मैं सभी जो यहाँ पर अतिथिगण बैठे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और सांसद टीवी के CEO रजत पुनाने जी, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने एक अवसर दिया। और इससे बेहतर मतलब एक स्थान नहीं हो सकता, शक्ति कॉन्क्लेव। और ये सब्जेक्ट बचपन से मुझे बहुत रुचि रही है, क्योंकि मेरा मानना है आध्यात्मिकता की शुरुआत ही शक्ति से होती है। शक्ति जो आपके भीतर है जी, उस शक्ति को जानना, पहचानना, और जब आप उससे जुड़ते हैं तो आप स्वयं को पहचानते हैं। तो जब स्वयं को पहचानते हैं वहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। आध्यात्मिकता जो मैंने समझा है, तकरीबन 25 साल हो गए मुझे इस यात्रा पे, और जो मैंने अपने पिता कहें या मित्र कहें, गुरु कहें, सखा कहें, जो मैत्रेय दादाश्री जी हैं, उनके सानिध्य में, उनके सहवास में मैंने समय बिताया है। और जो मेरा अनुभव रहा है जीवन के साथ साथ, वो ये है कि जैसे जीवन है जो बहता रहता है, कहीं पर रुकता नहीं है, है ना। तो जीवन को आप देखते हैं तो उतार चढ़ाव होते हैं, कई अनुभव आप अनुभव करते हैं पूरे जीवन यात्रा में, और वो जीवन की यात्रा बढ़ती ही रहती है, बहती ही रहती है। जैसे पानी है, पानी कभी रुक नहीं सकता, आप कितना भी उसको ब्लॉक करिए वो अपना रास्ता बना के चला ही जाता है आगे। वैसे ही आध्यात्मिकता भी जो है वो जीवन के साथ ही बहती है। तो कोई भी स्तर पे आप आध्यात्मिकता को एक शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे सुधा जी ने भी कहा ना कि हर व्यक्ति अलग है। आप इस पूरे प्रकृति में देखेंगे तो हर एक चीज़ जो यूनिक है ना। हम भी यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, हम सब है तो एक कॉन्शियसनेस की मानवीय चेतना के भाग है, बट हम सब अपने आप में अलग एक यूनिक ह्यूमन बीइंग है। हमारी सोच बहुत अलग है, मेरे विचार अलग है, आपके विचार अलग है, मेरे कर्म अलग है, आपके कर्म अलग है। जिस प्रकार से आप चीज़ों को देखते हैं और मैं देखता हूँ वो अलग है। तो कैसे फिर आध्यात्मिकता को आप एक शब्द में उसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर जनरली जितने भी संत महाजन या महात्मा पुरुष होकर गए हैं पहले, अगर आप उनको देखते हैं तो उन सब ने यही चीज़ को बोध किया है पूरी यात्रा में, जितना वो समझे हैं और जहाँ तक उनकी समझ जाके की जगह रुकी है, वो वही है कि आध्यात्मिकता का मतलब है कि आप सहजता से जीवन को जीना। जो आपके दिल से आपको लगता है वही आध्यात्मिकता है। जो क्रिकेटर है, अगर विराट कोहली को आप देखते हैं तो जब फील्ड में क्रिकेट खेलता है, वो जब ग्राउंड में खेलता है तो उसके लिए वही स्पिरिचुअलिटी है, वही ध्यान है। एक पंडित जी हैं जो पूजा पाठ करते हैं या मंदिरों में या चर्च में या कहीं पर भी जो भी अपने ईश्वर से जुड़ते हैं या कार्य करते हैं, तो उनके लिए आध्यात्मिकता वही है। तो यहाँ पर जो हम सब बैठे हैं, एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए उसकी स्पिरिचुअलिटी मतलब अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से करना। आप इस वक्त भी हम देखते हैं तो मैं अपने अनुभव आपसे व्यक्त कर रहा हूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये भी ध्यान और आध्यात्मिकता के पार्ट है। तो आपको जीवन को सहजता से जीना होता है, आपको स्वयं को पहचानना होता है, आप कौन हैं ये आप समझ जाएं तो आपको पता है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है जी। और वही स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आपके इस प्रश्न से ही मैं एक जो उत्तर निकल के आया है वो लेकर मैं डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता जी के पास जाऊंगी, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि जीवन जीने की कला है और इस जीवन को कितनी खूबसूरती से और कितनी कलात्मक ढंग से आप जी रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मोहित, आप तो डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी द वे ऑफ लाइफस्टाइल अगर मैं कहूँ उसमें अगर स्पिरिचुअलिटी को अगर आप जोड़ते हैं तो किस तरीके से? क्योंकि आपका तो पूरा जीवन दर्शन बहुत ही सुंदर सामंजस्य है विज्ञान और आध्यात्म का। देखिए, जीवन में जुड़ने का बहुत महत्व है जी। जब एक पानी की बूंद जमीन पर गिरती है तो वो मिट्टी का अंग बन जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद जब एक पत्ते के ऊपर गिरती है तो मोतियों जैसा चमकती है। लेकिन वो जब पानी की बूंद एक सीप के अंदर जाती है तो मोती बन जाती है। यही हमारे जीवन का भी खेल है। आप सब सोच कर देखिए, शरीर और आत्मा की समन्वयता, सोच बोल और कर्म की समन्वयता, उसके अंदर सकारात्मकता,
उनके अंदर पॉजिटिविटी, वही आध्यात्मिकता है। वो मन, जिस मन के अंदर क्रोध है जी, और वो हृदय, जिस हृदय के अंदर नफरत है, वो चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाए, वो ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है। इसलिए यथार्थ आध्यात्मिकता है अपने मन, अपनी आत्मा को सुंदर बनाते हुए, उसको जीवन के साथ संचित करते हुए उसके अंदर समन्वयता को लाना। और वो चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो व्याख्यान के रूप से नहीं हो सकती, वो आपके जीवन दर्शन से, आपके बोल, आपके वचन, आपके कर्मों से झलकती है। इसलिए जोड़ का, योग का, युज का, समन्वयता का जीवन में बहुत गायन है। इसलिए यथार्थ आध्यात्मिकता हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन का अंदर अंतर दर्पण करते हुए उसका परिवर्तन करना है, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। सुमन जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि सच्चे आध्यात्मिक सशक्तिकरण की पहचान क्या है, और अगर जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और उससे भी अलग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये आध्यात्मिक सशक्तिकरण कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, सशक्त होने का मतलब यही है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। आप कैसे सशक्त महसूस करते हैं? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपको पता है, अपनी कमियों का मालूम है, आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं। और चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं या वैसे किसी की भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो कुछ भी काम आप जो करते हैं वो एक, जैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं शायद 2 शब्दों में, एक एथिकल लिविंग, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको आपने ढंग से करना है, अच्छे से करना है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए जैसे कोई 2 गुटों में लड़ाई हो गई, उनके पास बहुत सारा खजाना था और आपस में एक दूसरे को मार दिया, लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है, अचानक वो देखता है कि उन दोनों के जो भी ढेर सारा जो खजाना था वो वहाँ पड़ा हुआ है। अब उसके मन में ये बात आ सकती है कि ये तो मेरे पास कोई नहीं देख रहा है, ये मैं इसको अपने पास घर ले जा सकता हूँ, लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है? उसका कर्तव्य है कि उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे, क्योंकि वो सरकार का है, वो देखेंगे उसको क्या करना है। यहाँ पर वही चीज़ है कि वो जाकर वो देता है या उसको अपने पास रखता है, तो जब कोई ना भी देख रहा हो तब भी उस काम को ठीक करना, मेरे विचार में यही आध्यात्मिकता है कि आपको मालूम है कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भगवान देख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एक पूजा है जिसे हम आध्यात्मिकता कहें, कुछ भी है आप उसे सही तरीके से करें, एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ करें, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि आपको क्या करना है। अध्यात्म बेसिकली जोर देता है इंटरकनेक्टेडनेस के ऊपर। जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हमारी ड्यूटी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमें सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जीना है, पूरे समाज के लिए जीना है, एक दूसरे का साथ देना है, अपनी मदद भी करनी है और सबकी मदद करनी है। मेरी नज़र में यही आध्यात्मिकता, बहुत सुंदर, क्या सशक्तिकरण। श्री मित्र जी, आपके बहुत सारे वक्तव्यों को मैंने सुना, तो मैंने देखा एक शब्द है जो है प्रेम, लव, उस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आप तो कह रहे हैं कि आदि भी यही है, अंत भी यही है। आपकी जो मैत्री, प्रेम और शांति की अवधारणा है जो आप पूरे विश्व में फैला रहे हैं, अवधारणा क्या कहती है और प्रेम को आप इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए बिकॉज अगर आप आज पूरे संसार में, मतलब पूरे विश्व भर में देखेंगे, तो एक शब्द में अगर आपको डिफाइन करना है कि क्या अवस्था है आज बाहर, तो अवस्था ये है कि एक शब्द बोलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट। हर स्तर पे आप देखोगे 2 देशों के बीच में, 2 समुदाय के बीच में, 2 कम्युनिटीज़ या 2 सिस्टम्स या 2 ग्रुप्स, हर लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट है बाहर दुनिया में। और जो अफरा तफरी मची हुई है, नेचुरल कैलामिटीज़ बोलो आप, या हम कहीं पर एक बहुत सारे देश वॉर में भी हैं, तो ऐसे ही एक माहौल बना हुआ है पूरे विश्व में। अब जब जो माहौल बाहर बना हुआ है, तो उसका जो मूल कारण है वो कहीं पर भीतर है ना। हम घर में भी देखते हैं कि घर की ऊर्जा कैसी रहेगी, जो घर के सदस्य हैं, जो परिवार है, जो लोग घर में रहते हैं, उनकी जो ऊर्जा रहेगी वैसे घर की ऊर्जा बनेगी। घर में लोग अगर खुश हैं, खाने को खाना नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग खुश हैं, तो घर का वातावरण खुशहाल होगा। अगर घर में सब कुछ है फिर भी लोग दुख हैं, तो घर में एक डल, डिप्रेसिव एनर्जीज होंगी। तो जो बाहर दुनिया में हो रहा है उसका कहीं पर जो एक कारण मनुष्य के भीतर है, हमारे भीतर, और वो कारण ये है जो अगर देखते हैं आप, तो भीतर से एक डिस्टर्ब्ड माइंड, संघर्ष, मन संघर्ष कर रहा है हर स्तर पे। तो आप वही संघर्ष आप देखते हैं ऑफिस में भी, वही संघर्ष आप देखते हैं रिश्तों में, वही संघर्ष को आप देखते हैं जो भी कार्य आप करते हैं उसमें संघर्ष को देखते हैं।
तो अगर बाहर चीज़ों को बदलना है तो एक चीज़ को बदलने की बहुत ज़रूरत है, वो है हमारा, जब हम किसी से भी जुड़ते हैं या जीवन को देखते हैं या जीवन के बाहर कोई भी व्यक्ति है, जब उससे जुड़ते हो तो वहाँ पर मैत्री भाव का होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक मनुष्य की बहुत ही सहज रूप से और सकारात्मक, मतलब बहुत नेचुरल स्टेट था एक समय पे, आज नहीं है, आज बिगड़ गया है। तो मैत्री भाव से अगर आप जब लोग से जुड़ते हैं तो पूरा समुदाय, पूरा संसार एक साथ आकर, जब जैसे मैम ने भी कहा वसुधैव कुटुंबकम, तो प्रेम और मतलब जो पूरा विश्व है वो एक परिवार है, एक परिवार का भाव उत्पन्न होता है। अब मैत्री भाव से तब आप रहेंगे जब आपके भीतर जो अवस्था है वो शांति की अवस्था है। जब भीतर शांति है, स्थिरता है, तब बाहर जब लोगों से आप जुड़ते हैं तो आप प्रेम और मैत्री से जुड़ते हैं। और शांति की अवस्था तब मिलेगी जब आप स्रोत से जुड़ते हैं भीतर। स्रोत मतलब जो आपका हृदय केंद्र है, जो आपका आत्मा है, आत्मा के भीतर जो परमात्मा है, उनकी अवस्था प्रेम की अवस्था है। ये पूरा संसार प्रेम से बना है। तो जब प्रेम को आप जागृत करते हैं, प्रेम से जुड़ते हैं, तो आप शांति को अनुभव करते हैं। जब शांति को अनुभव करते हैं तो मैत्री भाव से आप लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और सारे कार्य उसी भाव से करते हैं, और तब जाके संसार में कहीं पर एक शांति और स्थिरता आएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेम जो है वो स्रोत है पूरे संसार का, हमारे जो जीवन हम जी रहे हैं इस जीवन का, हमारे सोच का और हमारे कर्मों का। तो प्रेम से रहना और प्रेम का अनुभव करने की बहुत ज़रूरत है, और यही भारतीय संस्कृति है। तो जब हम कहते हैं ना कि भारत मतलब एक, और एक मतलब वो स्रोत जो प्रेम है, तो वो स्रोत को, उस एक को अनुभव करने का समय आया है। आज का समय जो है शक्ति कॉन्क्लेव, मतलब मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत जगह पे कॉन्क्लेव में मैंने पार्टिसिपेट किया, बात की है, पर भारत देश में मैंने बहुत कम बात किया है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मुझे ना मौका मिला यहाँ पे और ऐसे एक स्थान पे बात करने का जहाँ पर इसका थीम ही वो है ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समय की मांग है। तो वो स्रोत, वो शक्ति, वो प्रेम को अनुभव करने का बहुत ज़रूरी है आज। अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, एग्जैक्टली। वक्त है और उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर परिभाषित किया डॉक्टर मोहित दयाल। आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि सारी लड़ाई तो इस बात की ही है, हम अपने मन में शांति लाएं, लोगों से मैत्री भाव रखें, पॉजिटिव सोचें। बोलने में और सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? मोहित जी, आपको मैंने पहले भी सुना है, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बड़ी मुश्किल बातों को आसान तरीके से कहे जाते हैं, और आपका अनुभव भी मैंने सुना। मैं चाहूँगी आज आप उसी तरीके से हमें बताएं कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, मैत्री हो, करुणा हो, प्रेम हो, शांति हो, ये क्या इतना आसान है? और ये जो खुद को खोजने की जो जिज्ञासा है, इसे कैसे पाया जा सकता है? देखिए, मानव जीवन जो है वो विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है। आपके जीवन में जो भी कुछ होता है, आप खुद ही सोचिए। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, एक व्यक्ति एक दिन के अंदर करीब 40 से 50 हज़ार विचार उत्पन्न करता है, और साइंस ये कहती है कि उनमें से 90 to 95% जो हमारे विचार हैं वो नकारात्मक, वेस्ट, नेगेटिव और पर्पसलेस होते हैं। यानी केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल हैं। और आज जब हम हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 99% जो मेरे हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनके अंदर सिवियर लेवल ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हैप्पीनेस और सिवियर एंगर है। अब आप सोचिए, ना केवल ये, मेरे जो अगर 100 मरीज में ऑपरेट करता हूं उनमें से 25% हार्ट अटैक के मरीजों की उम्र केवल 18 से 35 वर्ष होती है। और ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली, कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा, हमारी सोच आज हमको ऐसे मोड़ पर ले आई है जो हमको मानसिक और शारीरिक रूप दोनों रूप से बीमार कर रही है। इसलिए इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, ये केवल विचारों को परिवर्तन करने का एक स्टेप लेना है। हमें लगता है कि हमें बहुत समय लगेगा, मेरे को लगता है जीवन को परिवर्तन करना केवल एक संकल्प का ही खेल है। और मेरा ये स्ट्रांग मानना है कि जब संकल्प, जैसे मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि जब खिचड़ी हमारे कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन वो खिचड़ी जब हमारे दिमाग में पकती है तो हमारी लाइफ को खराब कर देती है। और अक्सर मैं कहता हूं कि भाई देखो क्या पक रहा है हमारे मन के अंदर। तो एक एक व्यक्ति जो आज यहां पर बैठा है और शक्ति कॉन्क्लेव में बैठा है, तो ये शक्ति केवल नारी की बात नहीं, ये शक्ति हम सबकी बात है कि जब हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे संकल्प जब परिवर्तित होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है। जब हमारे संकल्प परिवर्तित होते हैं तो हमारी दृष्टि के साथ हमारी कृति परिवर्तित होती है, हमारी वृत्ति परिवर्तित होती है, हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है और हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है।
आज आप जैसे लोगों के लिए, मैं बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, हम और आप जैसे लोगों के लिए, उनको आज हम अपने हॉस्पिटल में उनके तनाव, उनके स्ट्रेस को मेजर करते हैं सिंपल पेपर्स के द्वारा, क्वेश्चंस के द्वारा, और मात्र 20 से 25 मिनट उनको मैनेजमेंट सिखाकर, उनको योग सिखाकर, जिस आत्मिक अध्ययन की आप बात कर रहे हैं, मेडिटेशन सिखाकर, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, हम उनके ईसीजी चेंजेस को भी रिवर्स कर रहे हैं और उनके तनाव को भी संपूर्ण रूप से समाप्त कर रहे हैं, उनके एजिंग को भी रिवर्स कर रहे हैं। आज इतनी योग की शक्ति, आध्यात्मिकता की शक्ति, आज साइंस इसको मेडिकली प्रूव कर चुकी है। आप आइए हमारे पास और इसका अनुभव करिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसको मजाक मत समझिए। ये बातें केवल आज यहां पर व्याख्यान से रूप से कहने के लिए नहीं है, लेकिन एक एक व्यक्ति को आज जो यहां से उठकर जाएगा, आज अपने परिवर्तित मन को लेकर जाइए। हम भाग रहे हैं, सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ मैडम एक्सीलेटर दबता है, रात को नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है। रुकिए, ठहरिए, देखिए अपने मन को कि क्या मैंने अपने मन को भी सुंदर, खुशनुमा और पवित्र बनाया। मैं रोज अपने आप से पूछता हूं, आज भी मैं करीब 25 केस ऑपरेट करके आ रहा हूं 7 बजे से, और मुझे फिर वहीं जाना है, लेकिन मैं रोज अपने आप से पूछता हूं, मैं खुश हूं? एम आई हैप्पी टुडे? एक एक व्यक्ति अपने पद, अपनी गरिमा, अपनी पोजीशन, पावर, ईगो को छोड़कर सब अपने आप से पूछो, आज मैं खुश हूं? और अगर मैं खुश नहीं हूं ना, तो परिवर्तन करना अंदर से जरूरी है। खुशी के पीछे मत भागो। मैं हमेशा कहता हूं, खुशी के लिए नहीं, खुशी से काम करो। जीवन का खेल ही है केवल खुशी से काम करना, और वो खुशी जो है वो इस पल के अंदर है, और उस खुशी को जागृत करने का तरीका संकल्प का परिवर्तन है। उसके लिए 10 घंटे योग में बैठना, परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को अपने साथ आत्मसात करते हुए, उसके प्रेम का अनुभव करते हुए हर कार्य में जब पावर लाते हैं तो वो परिवर्तन हो जाता है। जी, ये है शक्ति हमारे जीवन के अंदर, हम सबके अंदर है ये शक्ति। तो सारा खेल संकल्पों का है, संकल्पों का, संकल्प से सिद्धि तक। और आपसे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सुमन मैम, आपकी जो 2 किताबें हैं, सोल ट्वीट्स एंड वन स्टेप हायर, इन पुस्तकों के माध्यम से आपने जो मूल संदेश दिया है, खासकर अगर मैं महिलाओं के लिए बात करूं, उनके एम्पावरमेंट के लिए बात करूं, यूथ्स के लिए बात करूं, जो हमारी आज की जनरेशन, उनके लिए बात करूं, तो वो संदेश क्या है? दोनों किताबों का जो मेन थीम है मोटिवेशनल है, उसमें पॉजिटिविटी है, उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, और मैंने रियल लाइफ के इंसिडेंट्स के ऊपर वो किताबें लिखी हैं। दोनों बुक्स में 30 चैप्टर्स हैं, और हर एक चैप्टर में एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे रियल लाइफ के। मेरे कहीं ऑफिस में किसी के साथ कुछ हुआ, ह्यूमन बिहेवियर, उसको एनालाइज करते हुए। तो इस चीज़ को जो मैंने समझा है इन दोनों किताबों को लिखे, या मुझे भी इतना साल हो गए, यहाँ 35 ईयर्स मैंने काम किया है, तो ये मेरा जो निष्कर्ष रहा है कि सबसे पहले चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन है, 2 तरीके के मैसेज हैं मेरे। एक इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे आप महिलाओं के बारे में सोच लीजिए या किसी के बारे में भी, कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह ज़रूर होगी। जी, वो कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था कि क्या कभी आपने देखा है कि किसी रात ने सुबह नहीं होने दी हो? तो कुछ भी है, कितना भी आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपको लगता है इसमें से हम कभी नहीं निकल पाएंगे, सिल्वर लाइनिंग ज़रूर होगी कहीं ना कहीं। आपको यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। और ऐसा है कि आप जो काम आप कर रहे हैं, कि दिस टू शैल पास, चाहे वो दुख है या सुख है, दुख भी नहीं रहेगा और सुख भी नहीं रहेगा। आपको अपना काम करना है, और हर सिचुएशन में सिल्वर लाइनिंग ज़रूर ढूंढनी है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, बस आपको ढूंढना है कि वो सोल्यूशन कहाँ है। एक ये मैसेज है। और दूसरा ये है, जो ह्यूमन बिहेवियर पे जो कलेक्टिवली जो हम बात करते हैं, परस्पर हमारे संबंध हैं, उसके बारे में मैंने रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रूव किया है हर चीज़ को। अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे प्रतिक्रिया भी यही मिलती है कि आपने तो मेरे बारे में लिख दिया, ये तो मेरी लाइफ है जो आपने लिखी है। क्योंकि हर दूसरे आदमी की क्योंकि हर दूसरे आदमी के जो मेरे साथ हुआ है, हम एवरीडे लाइफ की बात करते हैं, तो मैंने वो सब मुझे ये कहते हैं कि आपने लिख दिया, हमने लिखा नहीं है, बस इतना है। तो दूसरी बात मैंने जो कही है वो ये है, जब हमारा परस्पर संबंध है लोगों के साथ, तो उसमें आप, अगर कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, किसी का फ़ोन कॉल आया, उसे कुछ ज़रूरत है, सब काम छोड़ के भाग गए, कोई बाहर खटखटाया किसी ने दरवाज़ा, आप सब छोड़ के भाग गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी मदद करें, तब किसी और की मदद करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो गिवर्स होते हैं, उनकी कोई वो अपनी लिमिट नहीं रखते, दे डोंट सेट देयर प्रायोरिटीज़, और सबकी मदद करते हैं और ख़ुद किसी दिन क्रैश होके बैठ जाते हैं।
टाइम डिफिशिएंट रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मदद करने में आगे भागते हैं। तो मेरा इसमें ये मैसेज है कि आप दूसरों की मदद ज़रूर करिए, क्योंकि आइडियली जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे ब्रेन में ही हैप्पी केमिकल्स जनरेट होते हैं। खुशी भी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी यही सिखाया जाता है कि आप अगर ये काम करें तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उससे हैप्पी केमिकल्स जनरेट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप खुद को भूलकर अपनी हेल्थ को, अपनी सेल्फ केयर को भूलकर भागते जा रहे हैं दुनिया के पीछे, और फिर आपकी एक उम्मीद भी लगा के बैठते हैं कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो कोई आएगा, और 90% लोग नहीं आते। ठीक है, तो मैसेज यही है कि आप ज़रूर दूसरों की मदद करें, लेकिन सबसे पहले खुद की मदद करें। बिल्कुल। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी इसमें, जैसे आप बाय एयर जब करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं, एक एग्जांपल है ये कि जब उसमें वो आपको सेफ्टी गाइडलाइंस बताते हैं, तो वो कहते हैं कि माँ अगर अपने बच्चे के साथ बैठी है तो माँ पहले, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो पहले ऑक्सीजन वो अपना खुद लगाए, बिल्कुल, फिर बच्चे की मदद करें। तो आपके अंदर, मतलब आप जब खुद रेस्ट नहीं करेंगे, खुद अपनी सेल्फ केयर नहीं करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपके अंदर जो है फिर बाद में आप वही देंगे, आप इरिटेबल हो जाएंगे, घर के लोगों से ही लड़ रहे होंगे बाद में। इन एनी मीन्स जब आप खुद एम्पावर होंगे तभी तो दूसरे को भी कर पाएंगे। Exactly. तो जो दूसरे के लिए करना चाहते हैं, पहले तो खुद के जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, खुद को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, एक बैलेंस रख के चलना बहुत, संतुलन बहुत जरूरी है हर चीज़ में। श्रीमती जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, जो आत्म परिवर्तन से लेकर विश्व परिवर्तन तक की आपकी जो यात्रा रही, इसकी शुरुआत कैसी हुई? और आप ये मानते हैं कि जब हम विश्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, द वे द वर्ल्ड इज़ मूविंग उसकी बात करें, महिलाओं की भूमिका इसमें कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है? आप आध्यात्म के माध्यम से इसे किस तरीके से पिरोते हैं? या तो जैसे मैंने मतलब शुरुआत जब हुई ना, मतलब जब मैं कॉलेज में था, मतलब आई वाज स्कूल 10वीं 11वीं कक्षा में था मैं, ऑलमोस्ट सीनियर स्कूल में। तो उस वक्त जब मैंने जब लोगों को देखा या दुनिया को देखा, तो वहाँ पर मेरे अंदर एक ऐसा प्रश्न आया कि, और जो मेरे टीचर हैं, गुरु थे या फिर मेरे मित्र हैं दादाश्री जी, उन्होंने मुझे संबोधित किया, उन्होंने मुझे गाइड भी किया। और बातचीत में ऐसा जो मुझे बोध हुआ वो ये हुआ कि दो चीज़ें हैं आपके पास, दो प्रकल्प हैं आपके पास हमेशा जीवन में, दो चीज़ें, दो ऑप्शंस रहेंगे। एक है कि जो भी आपके साथ हो रहा है या दुनिया में हो रहा है उसको आप देखते रहें और टिप्पणी करते रहें, या अपने जो भीतर जो भी चल रहा है उसको देख के, या जो आपको लगता है कि मेरा ये ओपिनियन है उसको आप सामने रखेंगे और इतना करके रह जाएंगे। या लोग बदलने चाहिए, दुनिया बदलनी चाहिए, और समाज में ऐसा होना चाहिए, या मैच भी देखते हैं क्रिकेट ना, तो इसको ऐसा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं खेलना चाहिए, तो हम बोलते हैं बहुत। तो प्रश्न फिर, या तो हम एक ऐसे करते रहें और लाइफ चली जाए, पूरा 50 साल 60 साल का जो जीवन है वो जीवन खत्म हो जाए। और दूसरा तरीका ये है कि आप देख रहे हैं और जब मुझे लगता है कुछ गलत है तो मैं उसके लिए एक कदम उठाऊं और मैं खुद कुछ करूं। जब तक मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, मैं दूसरों को बोल के मतलब नहीं है। पूरा जीवन काल जब आप देखते हैं, यहाँ पर हम सब बैठे हैं, है ना, आप अपने जीवन को भी क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पूरे जीवन काल में हमारा दृष्टिकोण हमेशा लोगों पर रहता है, बाहर समाज पर रहता है कि लोग बदल जाएं, समाज बदल जाए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ये करे या कोई दूसरी संस्था ये करे, इनको ये करना है, उनको वो करना है। पर कहीं पर भी हम खुद की तरफ नहीं देखते कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मुझे और मैं कैसे अपने आप को बदलूं ताकि मैं समाज के बदलाव में अपना एक योगदान दे सकूं। तो यहाँ से मेरी वो यात्रा की शुरुआत हुई कि जब तक मैं अपने आत्मा, अपने चित्त को परिवर्तन नहीं करूँगा तो मैं समाज में बदलाव को नहीं ला सकता, और समाज में बदलाव लाने के लिए मुझे खुद को शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज का समय जो है 2025, 26, 27, 28, 29, ये जो काल चल रहा है, ये समय ऐसा है जहाँ पर जो महिलाएं हैं, है ना, जो स्त्री हैं, वो पूरी मानवीय चेतना को लीड कर रही हैं बेसिकली। तो फेमिनाइन जो पूरी ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा पूरे ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लीड कर रही है। तो मैं ये कहूँगा कि कहीं पर तो ये सिर्फ महिलाएं नहीं, फेमिनाइन एस्पेक्ट नहीं और मैस्कुलाइन, दो देखते हैं ना, फेमिनाइन मैस्कुलाइन, और फेमिनाइन को हम शक्ति कहते हैं, शक्ति का स्वरूप महिलाएं हैं, और जो मैस्कुलाइन है वो संकल्प है, और संकल्प का जो एक आप रिप्रेजेंटेशन कहते हैं वो पुरुष है। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अब ये माइक्रोफोन है और स्पीकर्स हैं, सब बैठे हैं, बट सबको आवाज़ जो आ रही है स्पीकर्स के थ्रू, वो अपने आप स्पीकर काम नहीं कर सकता। जब माइक्रोफोन है
जब मैं बात करूँगा तो मेरी आवाज़ को स्पीकर के द्वारा वहाँ तक पहुँचेगी। तो माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों साथ काम करते हैं, और इन दोनों को साथ लाने वाला जो है वो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो ऊर्जा हमारे भीतर है, वो शक्ति, वो प्रेम हमारे भीतर है। तो आज कहीं पर हमको समझना होगा कि मेरी सही पहचान क्या है। आज जो भी हो रहा है आपके जीवन में, जैसे भी घटनाएं रहें, मतलब जैसे सर ने भी कहा और मैम ने भी कहा ना कि आज एक कॉन्क्लेव है, हम बात कर रहे हैं, सुन लिया, समझ लिया, ताली मारे और चले गए, क्या इतना ही करना है? या कुछ तो जब यहाँ से बाहर निकले, हम तीनों की तरफ से कह रहा हूँ, जब आप यहाँ से बाहर निकले, एक परिवर्तनीय मन, विचारों में परिवर्तन, चेतना में परिवर्तन, उस परिवर्तन के साथ आपको बाहर जाना है। और तब बाहर जाएंगे जब आप इस मैसेज को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि आज का समय है, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी आप अनुभव कर रहे हो, अच्छा बुरा सही गलत, और मेजरली मानसिक स्तर पे जो भी आप महसूस करते हो, अनुभव करते हो, वो सब कुछ आपको एक मैसेज दे रहा है। पूरी प्रकृति, पूरा समाज आपको एक मैसेज दे रहा है, और वो मैसेज है कि आपको कहीं पर अपने स्रोत, जो भीतर प्रेम है, जो भीतर वो शक्ति है, आत्म में जो शक्ति है, उसको जागृत करना है और उससे कनेक्ट करना है आप। और फिर मैं थोड़ा सा एक 1 मिनट और लूँगा आपका, कि उसमें ये है कि आप ना नाम के पीछे मत जाइए और फॉर्म के पीछे मत जाइए। कौन सा ईश्वर का रूप है, कौन सा ईश्वर का नाम है, या किस में कौन सी शक्ति है, आप वो नाम जो मतलब डिफाइनिंग गॉड को हम डिफाइन करते हैं और उसमें हम खो जाते हैं, वो नाम में, वो कॉन्सेप्ट में, वो स्ट्रक्चर में, वो फेस में हम खो जाते हैं। आप ऐसे देखिए, जिस किसी भी रूप में आपको लगता है, जिस किसी भी नाम से आपको जुड़ना है, आप कर सकते हैं। सिर्फ ये देखिए कि आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त, आपका चैतन्य और संपूर्ण प्रकृति जो है, कोई एक शक्ति है, कोई एक गवर्निंग फोर्स है जो चला रहा है, और वो फोर्स कहीं पर आपके हृदय केंद्र में ही स्थापित है। उस फोर्स को आपको जागृत करना है, उससे जुड़ना है, और ये जुड़ने के लिए भी अलग से कुछ नहीं करना है। आप जैसे सोचेंगे ना, आज जैसे सुन भी रहे हैं आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं आप, सुनते सुनते भी जैसे आपके भीतर विचार आ जाए कि वो शक्ति मेरे भीतर है और मुझे जुड़ना है उस शक्ति के साथ। जैसे जुड़ेंगे, जो सर ने कहा ना कि मतलब 95% ऑफ थॉट्स जो वेस्ट थॉट्स है और अननेसेसरी है और नकारात्मक है, अपने आप उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि वो रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यस, यही सवाल लेकर डॉक्टर मोहित मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ बैठे भी लोग और बहुत सारे लोग परिस्थितियों में इतने झंझावात हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, और उसमें हमें कोई कहता है कि शांत रहो, खुश रहो, एकदम प्रेम भाव से रहो, तो लोगों को लगता है कैसे ये रियलाइजेशन कि प्रेम हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है, इसे कैसे करना है? मैं वो टेक्निक आपसे जानना चाहूँगी। अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं आप। कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन नहीं है, वो निकाला जा चुका है? कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है, वो पिछले 25 वर्षों से डिवाइसेस को यूज़ करता है और मात्र 20% हियरिंग से कार्य करता है? और कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन में 4 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं, उसे खड़े होने चलने में अभी भी दिक्कत होती है, फिर भी वो दिनचर्या का आरंभ 3:30 बजे करता है योग और मेडिटेशन के द्वारा, मात्र 4 से 4.5 घंटे सोता है पिछले 25 वर्षों से। ये संकल्पों और ये योग ही शक्ति है दोस्तों। और ये शक्ति किसी व्यक्ति, ये शक्ति किसी पर्टिकुलर पर्सन के यूनिक नहीं है दोस्तों, ये आप सबके अंदर भी शक्ति है। मैंने अपनी मृत्यु को अपने सामने 2 बारी देखा है। जब लोग बोल रहे थे पॉसिबल नहीं है, होप नहीं है, ब्रेन के अंदर मैसिव लेजन था, हील नहीं कर रहा था, उस समय पर एज अ साइंटिस्ट होते हुए, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए, एज अ डॉक्टर होते हुए, मैं अमेरिका में था, जॉन हॉपकिंस में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सब जगह होते हुए दोस्तों भारतवर्ष में आया। तब मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, तब मैंने अपनी मृत्यु को देखते हुए अपने संकल्पों के द्वारा अपनी बीमारी के ऊपर भी विजय प्राप्त की मेडिसिन के साथ। इसलिए झंझाल तो सबके जीवन के अंदर है, प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन के अंदर हैं। चक्कर ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम केवल प्रॉब्लम ओरिएंटेड अपने माइंड को रखते हैं। आज अपने दृष्टिकोण को ऑप्टिमिज्म की तरफ रखिए। लोग कहते थे कि भाई आप इस बीमारी से कैसे बाहर आएंगे? मैं कहता हूं मुझे अगर बीमारी से बाहर आना है तो मुझे बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा, और उसका तरीका है केवल अपनी सोच, अपनी विचारधारा के द्वारा। और आज भी मुझे जब दिक्कत होती है, मैं कार्य करता हूं, मैं कभी भी परेशानी के बारे में नहीं सोचता, आशावादी जीवन, सकारात्मक सोच के साथ कार्य करता हूं। संकल्प और आध्यात्मिकता, हमारी आत्मिक शक्ति हमारे शरीर को भी कंट्रोल कर सकती है। और मैं आपसे केवल 1 मिनट लूंगा,
और 1 मिनट में सब लोग इस चीज को अनुभव करना और उत्तर देना मेरी बात का, टेलीविजन पर उत्तर देना सभी लोग, और दिल से उत्तर देना मेरी सही बात का कि जो आपके मन में बात आती है। कि जिस दिन आपका मन खराब हो और शरीर बिल्कुल ठीक हो, उस दिन काम करने का मन करता है या नहीं करता? हाँ या नहीं, सभी बताइए। नहीं करता। लेकिन जिस दिन आपके शरीर पर थोड़ी चोट लगी हो लेकिन आपको मन से बहुत खुशी की न्यूज मिल जाए, उस दिन आप अपने शरीर की भी बीमारी को भूलकर सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते? हाँ या नहीं बताइए। शरीर हमारे मन के नीचे काम करता है दोस्तों। जब मन हमारा शक्तिशाली है तो बाहर की परिस्थितियां, शरीर की बीमारियां या बाहर की सिचुएशंस कभी भी हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। यही आध्यात्मिकता की शक्ति है, यही एम्पावरमेंट है। आध्यात्मिकता है क्या? शास्त्र पढ़ना, भजन कीर्तन करना, नदियों में डुबकियां लगाना, ये थोड़ी ना आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता है मन का अध्ययन करते हुए, मन की शक्तियों को जागृत करते हुए, उनको अद्भुत शक्तिशाली बनाकर संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण लाना। ये है आध्यात्मिकता की शक्ति। आपके जीवन में हर एक की एक अपनी जीवन की कहानी है। जैसे आपने बताया, हर व्यक्ति यहाँ कहानियों से बना हुआ है। और आज मैं कहता हूँ कि जब यहाँ से जाओ, अपनी सोच, अपनी आत्मा, अपने मन की शक्तियों को परमात्मिक प्यार, सुख, शांति, खुशी और आनंद से परिपूर्ण करके जाओ। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आए ना, मुझे कई बारी लोग बोलते हैं और मैं मजाक में बोल देता हूँ कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, मजा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारे किरदार से भी खुशबू आनी। क्या बात है, ये हमारी लाइफ की ब्यूटी, ये है आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा। तो जब आप जाओ, हम छोटी छोटी बातों पे उलझे रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, उसने ऐसा किया, कंप्लेन है, क्रिटिसिज्म है, नेगेटिविटी है, एक्सपेक्टेशंस हैं। हर व्यक्ति को स्नेह दो। आज हैं, कल पता नहीं हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे। और जब हम जाएंगे तो लोग हमें ये नहीं ध्यान रखेंगे डॉक्टर मोहित के पास 4 गाड़ियां थी, 20 करोड़ रुपया था, 5 मकान थे। वो ये कहेंगे इस व्यक्ति, इस आत्मा ने हर एक को सुख दिया, शांति दी, प्यार दिया, और इस तरह ही भगवान हमको याद करेगा, लोग याद करेंगे। तो इसलिए अपने जीवन को शक्तिशाली बनाओ। और ये बहुत आसान है। इसको करने के लिए केवल अपने मन को 20 मिनट का समय देना रोज आवश्यक है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक दिन में 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं। और आज इस मंच से मैं आप सब लोगों को केवल एक अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर ये अनुरोध करूंगा कि मात्र 20 मिनट अपने लिए निकालो, आत्मचिंतन के लिए निकालो, आत्म मंथन के लिए निकालो। ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाना, ये तो केवल श्रवण है। श्रवण केवल पहली स्टेज होती है, लेकिन श्रवण के बाद मंथन, मनन और मग्न अवस्था में जाना, वो है आध्यात्मिकता की श्रेष्ठ शक्ति। तो जब हम, हर व्यक्ति अपने जीवन में इसका अनुभव करेगा, हम अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। बहुत सुंदर। सुमन जी, आपके अनुभव में पॉजिटिव साइकोलॉजी और आध्यात्म में किस तरह से गहरा संबंध है? और अगर मैं चाहूँ कि युवाओं के लिए अगर आप कोई मैसेज दें कि किस तरीके से जो आप कर रहे हैं वो करिए, जो जीवन में अचीव करना है उसे करिए, लेकिन वही स्पिरिचुअलिटी के साथ खुद को समझते हुए, जैसा कि सर ने भी बताया कि पहले तो खुद को जानना ज़रूरी है। कई बार लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कैसे, किस तरीके से खुद को जाने। मैं ये मानती हूँ कि पॉजिटिव साइकोलॉजी और अध्यात्म शायद एक ही सिक्के के 2 पहलू। जी, बिल्कुल एक ही चीज़ कहते हैं, लेकिन शायद सब डिफरेंट हो सकते हैं। जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो बेसिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर जोर देती है, और जब मेंटल हेल्थ ही ठीक हो जाएगी तो शरीर अपने आप ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक रहती हैं, यहाँ आपको मेंटल प्रॉब्लम रहती हैं तो शरीर में भी बीमारियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पर हम जो आध्यात्म की बात करते हैं वो एक पूरा शरीर, मन, आत्मा, माइंड, बॉडी एंड सोल की हार्मनी की बात करते हैं उसमें। और एक ही चीज़ है, बस शब्द अलग हैं। अध्यात्म कोई ज़रूरी अलग से वो साइंस की बात नहीं करता, वहाँ पे हम साइंस की बात करते हैं। उसमें भी दोनों चीज़ों में अगर हम देखें तो एक लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, आपकी लाइफ का क्या उद्देश्य है, और लाइफ को एक बहुत मीनिंगफुल तरीके से जीना, ये दोनों पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आपको सिखाती हैं और अध्यात्म भी। और परोपकार की भावना भी दोनों में है। देखिए, बात ये है कि चाहे वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, उसमें वो इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं कि हम ये करें तो हमारे हैप्पी केमिकल्स जनरेट होंगे। एक स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी, जो सबसे लंबी स्टडी है, आज तक नहीं हुई। आई थिंक 87 ईयर्स की है, हो चुकी है अभी तक। 1938 में स्टार्ट हुई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को एक टारगेट ग्रुप बनाया, और फिर आगे वो अपनी कॉलेज से निकल के
अपनी ज़िंदगी उन्होंने जी, उनके बच्चे हुए, बच्चों के आगे बच्चे हुए, वो ये ट्रैक करना चाहते थे कि आगे ये लोग अपने आप को खुश कैसे रखते हैं, कैसे हेल्दी और खुश रहते हैं। तो जो उनका उसका स्टडी का निचोड़ निकला है वो ये है कि जो भी बहुत हेल्दी और हैप्पी थे, उनकी लाइफ में बहुत अर्थपूर्ण, बहुत मीनिंगफुल, बहुत सोशल रिलेशंस थे। तो आप ये देखिए, आप जब मिलके रहते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जब आप मिलके, आपके मीनिंगफुल रिलेशंस तभी हो सकते हैं जब आप उनके लिए सोचते हैं और वो आपके लिए सोचते हैं। उसमें आप सेल्फिशनेस नहीं होती कहीं। वही है फिर से कि एक दूसरे के लिए जीना। और मेरी बुक में एक चैप्टर मुझे अभी याद आ रहा है, एक चैप्टर है रिमेन पॉजिटिव फॉर योर ओन गुड जी। उसमें भी यही है कि आप अगर, आप कुछ लोग ये सोचें कि मैं नहीं करता दूसरों के लिए, लेकिन आप अपने लिए ही करिए, क्योंकि दूसरों की मदद करके भी आपका अपना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना। हमें उसमें भी यही चीज़ है कि, और मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे सबको साथ में लेके चलते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, खुद की मदद करते हुए, और कैसे मिलके सब रह सकते हैं, कैसे चारों तरफ एक अच्छा हमारे अंदर आंतरिक जो शांति है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और लाइफ को एक मानसिक संतुलन के साथ, एक हर तरह के संतुलन के साथ कैसे जी सकते हैं। बिल्कुल। हम चर्चा कर रहे हैं एम्पावरमेंट की, तो मुझे लगता है जो बाहरी एम्पावरमेंट है उसको तो अभी एक तरफ रख देते हैं। एम्पावरमेंट इन रियल मीन्स इंटरनल एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आंतरिक एम्पावरमेंट। जो आपका मैत्री बोध परिवार है वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रेम, मैत्री और एम्पावरमेंट का संदेश देता है। लेकिन जब मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक महिला जब एम्पावर होती है तो एक परिवार, एक समाज और पूरे देश को, नेपोलियन ने भी कहा था, एम्पावर करती है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पर होती हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट कैसे और सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ सकता है, या उसके लिए आपका जो ये परिवार है या जो आपके संदेश हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल हैं? तो आज का समय जो है ना, जैसे हम देखते हैं आज का समय, हम सिर्फ महिलाएं नहीं बट आप जनरली भी देखते हैं समाज को, और जितने भी लोग बैठे हैं हमको बहुत अच्छा लगता है टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इंस्टा के जो रील्स हैं वो देखने में, स्वाइप करने में, यूट्यूब के शॉर्ट्स जो हैं उसको स्वाइप करने में। हम यहाँ पर बहुत व्यस्त हैं एक्चुअली, और क्योंकि अच्छा लगता है ना, हम सब स्वाइप करते जा रहे हैं, और 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा चला जाता है, पता भी नहीं चलता रात को। हम उसी पे एंगेज रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि भीतर कहीं पर वॉइड है, भीतर कहीं पर अंदर से वो खुशी, एक आनंद की जो अवस्था है वो नहीं है भीतर, और हम स्ट्रगल करते हैं अपने भीतर। तो जो मैत्रीबोध परिवार है उसका मेन जो हम ध्यान देते हैं वो यहाँ पर कि व्यक्ति का जो एक बाहरी रूप जो है, जो शॉर्टकट या बहुत कम समय पे उस खुशी को, उस प्रेम को, वो आनंद को अनुभव करना, या भीतर से सेटिस्फैक्शन को अनुभव करना, उससे ज़्यादा हम परमानेंट सोल्यूशन पे काम करते हैं। तो और वो सिर्फ ज्ञान के रूप में नहीं, मतलब सिर्फ टीचिंग्स देना या ध्यान सिखाना कि आप 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा रोज़ बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान और ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव के रूप पर हम उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ऐसे कार्यक्रम हैं, हार्टफुल लिसनिंग है जो आई लिसनियम कहते हैं, या बोध है जिसकी भीतर एक प्रोसेस है, शक्ति प्रवाह, जिसको हमने साइंटिफिकली वैलिडेट भी किया हुआ है, जो भारत देश के और विश्व भर के प्राचीन अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने स्टडी किया है कि जब उस ऊर्जा को जब आप अनुभव करते हो, कैसे वो ऊर्जा आपके भीतर वो शक्ति को जागृत करती है, और कैसे आप हम जो बात कर रहे हैं परिवर्तन की, ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट की, या फिर भीतर वो शांति की अवस्था की, जहाँ विचार आपके स्पष्ट हैं, आपके शरीर में ऊर्जा है, आपका मन, आपका शरीर, आपका चित्त अलाइंड है, और जीवन में वही कर रहे हैं जो आपको करना है, जो आपके जीवन का संकल्प है, संकल्प के रास्ते पर चलना है, तो उसी रास्ते पे आप चल रहे हो। तो इसको हम प्रॉपरली एक्सपीरियंशियल लेवल पे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उसका हमने स्टडी भी किया है, तो साइंस बैकग्राउंड से भी, क्योंकि दादाश्री जी जो है वो मेडिकल डॉक्टर रहे हैं पहले, और क्योंकि उन्होंने देखा कि मेडिकल फील्ड में जो शरीर तक या थोड़े देर शरीर से परे थोड़े मन तक की हम उसको ठीक कर सकते हैं, बट मन के परे, चित्त के स्तर पे, भावनात्मक शरीर पे या आध्यात्मिक स्तर पे जो ठीक करना है वो मेडिसिन से आगे जाना होगा। तो वहीं पर दादाश्री जी ने सारे वो कोर्सेस डिज़ाइन किए परिवार में, जो बहुत ही अच्छे से विश्व भर में लोग जुड़ रहे हैं और अनुभव भी करते हैं अच्छे से। जी बिल्कुल। डॉक्टर मोहित, आपने थोड़ी देर पहले संकल्पों की शक्ति की बात की थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि कौन सी वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है? और
चूँकि अगर एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरे साथ बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने संकल्पों को बहुत सकारात्मक करूं? अगर कोई टेक्निक है, कोई तरीका है, या आध्यात्म से जुड़ने का, खुद को समझने का, खोजने का कोई रास्ता है, या आपकी किसी स्टोरी या कहानी के माध्यम से, तो मैं चाहूँगी आज इस मंच के माध्यम से आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, ये मानव जीवन अनुभवों से बना हुआ है, और मैं आपको वो बात नहीं बताऊंगा जो एक्चुअली थ्योरेटिकली हमें गूगल करके मिल जाती है। मैं आपको बताऊंगा जो हमारे अपने परिवार में होता है। मेरी माँ 80+ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और पिताजी 82 हैं, फिजिशियन गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं, एक्टिव हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमने अपने परिवार के अंदर एक बहुत सुंदर फॉर्मूले को यूज़ किया, और उस फॉर्मूले को आप यूज़ करिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि फॉर्मूला याद रहता है। और वो है, जब हम एल्कलाइन बैटरीज को यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा है ट्रिपल एल्कलाइन बैटरीज होती है, सभी जानते होंगे ट्रिपल एल्कलाइन बैटरीज होती है। और वो फॉर्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो 3 ए जो उसके अंदर होते हैं वो हमारे जीवन को झलकाते हैं, और इसको हम रोज़ अपने जीवन में जीते हैं। पहला ए है जीवन के अंदर एक्सेप्टेंस को लाना, वो संबंध और वो आध्यात्मिकता जिसमें हमारे स्वयं और परिवारों के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है। लोग मेरे अनुसार नहीं हैं, परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं हैं, उनका तरीका मेरा तरीका, वो ऐसे ये ऐसे, ये पूरे दिन हमारी लाइफ में झंझाल बन जाता है, और आधी लड़ाइयों का कारण यही है। आप देखना, सभी लोग अभी चेक करो, एक दिन नहीं 1 घंटे को चेक करो, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में नहीं है। आप पूरे दिन भजन कीर्तन कर रहे हो, लेकिन जब व्यवहार में आए, स्वभाव में आए, 1 सेकंड के अंदर हमारा मन जब कुंठित हो जाता है, तो वो आध्यात्मिकता कहाँ गई? ऐसी आध्यात्मिकता का कोई फायदा नहीं है, बोध ही नहीं है हमें आत्म का। इसलिए पहली चीज एक्सेप्टेंस को लेकर आओ। आज सब इसको प्रैक्टिस करना, और लाइफ को भी चेंज मत करना। मैडम, मैं कभी भी नहीं बोलता एक लाइफ चेंज करो, 1 साल चेंज करो, 1 महीना चेंज करो। मैं कहता हूं केवल 1 दिन को चेंज करना, 1 दिन प्रैक्टिस करना कि आज मुझे सबको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, जैसे बच्चे हैं, जिस प्रकार से। दूसरा, एक्सेप्टेंस के साथ आता है एप्रिसिएशन, छोटी छोटी बातों के लिए अप्रिशिएट करना। जब घर में जाते हैं, कोई चीज़ बनी हुई है, कोई चीज़ अच्छी है, तो बहुत अच्छा किया, दिस इज़ वंडरफुल। हम छोटे होते थे, छोटी छोटी चीज़ें करते थे। मदर क्या करती हैं? माँ के अंदर क्या शक्ति होती है? बच्चे एक छोटा सा डायग्राम या सर्कल बना देंगे, कहेंगे बेटा इतना सुंदर तुमने बना दिया। वो अप्रिशिएट जब करते हैं तो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। कहते हैं ना भाई, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट कर गई है। अप्रिशिएट क्यों? क्योंकि जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उसके अंदर की आत्मिक शक्ति और मनोबल बढ़ता है। पूरे दिन अप्रिशिएट करो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, जूनियर्स को अप्रिशिएट करो, सीनियर्स को अप्रिशिएट करो। आप देखो आपके संबंध श्रेष्ठ और पावरफुल होते जाएंगे। और घर से आरंभ करो इसको, बच्चों को, परिवार में, हस्बैंड वाइफ को, एक दूसरे के लिए। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है अफेक्शन, यानी प्यार देना। वो संबंध जिसके अंदर प्यार नहीं है, वो संबंध जिसके अंदर, वो संबंध केवल माता पिता बच्चों के नहीं है, परमात्मा के साथ भी। यार मतलब के कारण याद करते हैं भगवान को भी, हे भगवान तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। और जैसी जरूरत हुई भगवान को हम याद करने लग जाएंगे। भाई क्यों? संबंध तो, रिलेशन तो किसके आधार पे होना चाहिए? प्यार के आधार पे होना चाहिए। इसलिए अध्यात्म में 3 शक्तियों को यूज करो, अफेक्शन, एप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस। और इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण को जरूर धारण करना, वो है टॉलरेंस। यानी हमें टॉलरेंस जरूर लानी है, सहन शक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी बात कभी कभी हमारे मन को बहुत दुखी दे सकती है। इसलिए ध्यान रखना, शिक्षा को हमेशा क्षमा के साथ दिया जाता है। वो शिक्षा जिसमें क्षमा नहीं है, वो कभी भी आपके जीवन के अंदर परिवर्तन ला ही नहीं सकती। वो केवल क्रोध करेगी, लोगों को दूर लेती हुई चली जाएगी। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे घर में आप आओ, वो परमात्मा का घर है। हम तो केवल उसमें निमित्त मात्र रहते हैं। 4 लोग हैं, जमुना के कंठे पे घर है। और मदर का केवल एक नोशन है कि इस घर में 3 चीजें होंगी। एक तो कोई नो नेगेटिव एटमॉस्फेयर, कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा बात नहीं करेगा, पूछते ही नहीं, बात ही नहीं करते, उसने ऐसा किया, ये किया, वो हुआ, वो हुआ। अरे जब बात ही नहीं होती तो एटमॉस्फेयर कैसे होगा? पॉजिटिव होता चला जाएगा। दूसरी बात, जब भी बैठेंगे साथ बैठकर भोजन परिवार साथ में करता है। आज भी जब मैं घर जाऊंगा तो कार्डियोलॉजिस्ट, पार्लियामेंट का कार्डियोलॉजिस्ट, कोई मतलब नहीं, मोहित घर पे आ गया, आओ बैठो, किचन के अंदर कुकिंग करना, आटा गूंदना, साथ बैठना, साथ में कनेक्शन रहना। ये है जो मैडम ने बताया ना, हैप्पीनेस स्टडी, ग्रांट एंड ग्लो एक स्टडी है, वो उसकी ब्यूटी है। और तीसरी चीज, साथ बैठकर एंजॉय करो, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को समय दो। ये आध्यात्मिकता को जब हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में गुणों में धारण करेंगे ना, आपका जीवन सुकून और सुख से भर जाएगा। आज की हालत यह है कि सुकून को गिरवी रख के सुकून की तलाश में हम लोग चल देते हैं रोज। अरे भाई क्यों?
परमात्मा ने जब शक्ति दी है तो उन गुणों को अपने जीवन में धारण करो, इन प्रैक्टिस, इन चीज़ों को करो। एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस और अफेक्शन और बैलेंस्ड बाय टॉलरेंस। आप देखो ये भी हमारा परिवार है, ये भी पीएचए जो है ना, ये हमारा पार्लियामेंट, ये भी परिवार है। हम अलग नहीं है एक दूसरे से। जब हमारे व्यवहार में आएगा तो देखो यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, खुशी के फरिश्ते नजर आएंगे यहाँ पे, हर जगह पॉजिटिव आएगा, कार्य ईजी होते चले जाएंगे और ये परिवर्तन होता चला जाएगा। तो किससे हो रहा है मैडम? संकल्प से हो रहा है, और कुछ नहीं है, केवल संकल्प परिवर्तन से ही सबका। बिल्कुल। तो अंततः जो आपका जवाब आया वो एक शब्द में अगर कहें कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, तो वो है हमारे अपने थॉट्स। क्योंकि थॉट्स कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं और संकल्पों से बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत बड़े मिरेकल हुए हैं, आपकी लाइफ में हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ख़ास मेहमानों का ये बातचीत करने के लिए, चूँकि और भी बहुत सारे सेशंस हैं जिन्हें हमें देखना है, सुनना है, समझना है। लेकिन जो आध्यात्म है दरअसल कुछ और नहीं, जीवन जीने की कला है, और इस कला को कितनी खूबसूरती से आप देखते हैं वो आपको खुद अनुभव करना होगा। आप तीनों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया इस आध्यात्मिक चर्चा, एक सही और सशक्त मार्ग हमें दिखाने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने अमृता। दरअसल जिस चीज़ की हमें ताउम्र तलाश होती है वो चीज़ तो हमारे पास होती है, और इस चर्चा से ये तो ज़रूर बात पता चल गई कि ताउम्र जिस सुकून की मैं तलाश कर रहा था वो सुकून तो मेरे अंदर था, वो शांति, वो शक्ति मेरे अंदर थी, और शक्ति के बिना तो शिव भी शव कहलाते हैं। ये है महिमा शक्ति की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब आध्यात्मिक चेतना जागती है तो सशक्तिकरण स्वाभाविक रूप से होता है। और अब मैं संस्कार और परंपरा के प्रतीक सेंगोल और शॉल प्रदान करने के लिए सादर अनुरोध करती हूँ जेएस एडमिन राज्यसभा सचिवालय कि आप तीनों विशिष्ट अतिथियों को सेंगोल व शॉल भेंट करें व उनका अभिनंदन करें।